We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated under any circumstances. Janab Speaker, there's a poem written in World War II or after World War II, which I'd like to first repeat to you and then rephrase in light of what we are currently experiencing. First, they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. And then they came for me, and there was no one left to speak out. ये एक पोम है, और जिस शख्स ने इस पोम को लिखा वो पहले उस रिजीम का नाजी रिजीम का एक हमायती था, फिर क्रिटिक बना और आखिरकार उसको भी कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया. इस अक्टूबर से लेके, since October last year, we've seen a genocidal, apartheid imposing, expansionist regime conduct an ever-expanding war, which has the potential to drag us all towards World War III. This time, first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come. Speak out, Mr. Speaker. There will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. We want to see the day where we can all live in peace, and we can only start working towards that peace if the Netanyahu regime is stopped from its illegal war with Iran, forced to abide by the terms of its withdrawal and ceasefire in Lebanon, and end its apartheid and genocide on Palestinian lands. As it continues to bomb Iran, the world must not forget that this Israeli regime, this Netanyahu regime, is currently carrying out the forced starvation of Palestinians in the Gaza Strip. जनाब स्पीकर, हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया. वज़ीर आज़म साहब ने और सदर मुमलिकत ने मुझे और हमारे कमेटी को एक अहम जिम्मेदारी दी, और हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जहां हम गए हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया पेश किया, और जहां जहां हम पहुंचे वहां पीछे पीछे उस सस्ती कॉपी का भी नुमाइंदे पहुंचे. वो भी अपना मुल्क का बयानिया, अपना मुल्क का मौक़िफ़ लेकर आए. हमारा बयानिया तो अमन का पैगाम था, बट पीस थ्रू स्ट्रेंथ. हम एक जंग जीत चुके थे, उनका 6 जहाज गिरा चुके थे, और हमारा मौक़िफ़ ये कि हमने सीज़ फायर तो हासिल कर ली, लेकिन जब तक इस खित्ते में हम मुस्तकिल अमन कायम नहीं करेंगे तो ये ना पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, ना भारत के अवाम के मफाद में है. 3 अहम इश्यूज हैं जिस पे हमने आवाज़ उठाए. एक तो कश्मीर का मौक़िफ़, जो हमेशा पाकिस्तान के लिए एक अहम मौक़िफ़ रहा है. कश्मीर के अवाम के जो उम्मीदें हैं, जो उनका हक है, जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, उस पे ना सिर्फ हमने बात की, मगर अगर आप पिछले हुकूमत का 2019 में जब कश्मीर का हमला हुआ, खड़ा था, मैं उधर बैठा था, और हम सब ने देखा कि उसकी रिएक्शन में हमारा वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त कहा कि मैं क्या करूं,
आप क्या चाहते हो कि मैं भारत के साथ जंग छेड़ दूं? अगर मेरा अल्फाज आपको गलत लगे, आप वो रिकॉर्डिंग देख लें। रिकॉर्डिंग हम सब ने ये देखा कि वजीर आजम साहब ने उठ के कहा कि मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो, मैं जंग छेड़ दूं। लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि इस दफा जब कश्मीर पे हमला हुआ, जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, भारत के तरफ से हमला हुआ, तो पाकिस्तान डरा नहीं, झुका नहीं, हमने जंग की और वो जंग जीत चुके। जब पिछला हुकूमत का रद्द अमल ये था कि हम कश्मीर हाईवे को आज के बाद श्रीनगर हाईवे कह देंगे, जब पिछला हुकूमत का रद्द अमल यह था कि हर फ्राइडे को बाद नमाज जुम्मा पाकिस्तान के अंदर हम सब खड़े होके, जहां भी हम होंगे वहीं के वहीं खड़े होके कश्मीर के लिए आवाज उठाएंगे, इस हुकूमत का जवाब यह था कि इन कच्चे जहाज गिराएं, उनको मजबूर किए कि सीज़फायर हो। और जो इन खान साहब के हुकूमत के बाद भारत जोर और शोर से कहता था कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला बन चुका है, अब बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स हमारा ये टोर में मान रहे हैं कि ये तो एक आलमी इशू, इंटरनेशनल इशू बन चुका है। तो सबसे पहले सक्सेस ये है कि हमने कश्मीर कॉज को, जो माजी में अंदरूनी मामला में तब्दील कर चुका था, एक बैनुल अक़वामी मामला बन चुका है। ये कश्मीरियों का सबसे बड़ा कामयाबी है कि यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड स्टेट्स का सदर हो, वो सब कहते हैं कि मीडिएशन हो, बैनुल अक़वामी इशू है। भारत भी बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल तक तो वो खुद नहीं पहुंचे अभी तक। वो ये जो उनका पुराना अल्फाज थे ना, अंदरूनी मसला, वो तो उससे पीछे हट चुके हैं। बैनुल अक़वामी जहां बाकी दुनिया पहुंच चुके हैं, वो यहां तक तो नहीं पहुंचे। मगर भारत का अपना असेसमेंट यह है कि कश्मीर का मसला एक बायलैटरल इशू है, जिसपे हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय हो सकता है। और कश्मीर के हवाले से जनाब स्पीकर, जिस तरीके से जगह जगह